सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड लर्निंग आउटकम, दैट इज टॉर्क इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टॉर्क इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो अभी जस्ट पिछले लर्निंग आउटकम में हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल्स पढ़ा था और उसमें हमने ये देखा कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो कैपेसिटर के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अब अगर मान लेते हैं कि जो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप दो प्लेट यूज कर रहे हो, तो बेसिकली अगर उसको कंपेयर करें कैपेसिटर से, तो कैपेसिटर में आपका दो कंडक्टिंग प्लेट होता है, उसके बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो अपने कैपेसिटर में, तो वो क्या करता है, दोनों प्लेट के बीच में चार्ज स्टोर करने लगता है। एक प्लेट आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा प्लेट आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, और उसको आप कैपेसिटर बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। सिमिलरली आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में भी दो प्लेट है ए एंड बी, जिसमें एक फिक्स दूसरा मूवेबल है। दूसरी चीज क्या है कि इसके बीच में भी एक इंसुलेटिंग मीडियम है, और वो जो इंसुलेटिंग मीडियम है वो आपका डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा, जो कि होता है एयर। ठीक है, अब फिर से जब आप वोल्टेज इंड्यूस कर रहे हो तो आपका एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, दूसरा प्लेट नेगेटिवली, यानी कि दोनों प्लेट के बीच में कुछ ना कुछ चार्ज आप स्टोर कर रहे हो, कुछ एनर्जी स्टोर कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के कारण एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है आपके पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट पे, जिससे आपका मूवेबल प्लेट मूव करता है, तो आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होता है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है वो भी कैपेसिटर की तरह काम कर रहे हैं। और अब अगर कैपेसिटर की तरह अगर वो काम कर रहा है, तो अगर हम वहां पे किसी भी कैपेसिटर में अगर करंट निकाले, अगर मान लेते हैं कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट से करंट आई पास हो रहा है, उसने उसका जो कैपेसिटेंस वैल्यू अगर वो C है और उसमें अप्लाइड वोल्टेज V है, तो हम I इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, C dV अपॉन dt। बट ये कब, जब C को आप मानते हो कांस्टेंट और V जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। बट यहां पे हम क्या कंसीडर करके चलेंगे कि जो आपका कैपेसिटर और वोल्टेज दोनों है, दोनों का दोनों आपके टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है। तो इसी को अगर हम करेक्ट करें तो आपका करंट का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t ऑफ CV। ठीक है, तो अब अगर हम इसे लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं C dV अपॉन dt प्लस V DC अपॉन dt। तो ये अगर आपके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है उससे इतना करंट पास हो रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, अप्लाइड वोल्टेज V था, I dt, ये टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इनपुट है, दैट विल बी इक्वल टू V इंटू I, और I का वैल्यू हमें पता है C dV अपॉन dt प्लस V DC अपॉन dt, जिसको एक शॉर्ट इंटरवल टाइम dt से मल्टीप्लाई करें, तो ये फॉर्मूला होगा क्या, CV dV प्लस V स्क्वायर DC। ये टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है। ठीक है, अब अगर हम यहां पे बात करें कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट आपने दिया उसमें कैपेसिटर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करेगा और बाकी जो बचा वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो कंडीशन अगर चेंज होगा तो चेंज इन जो स्टोर्ड एनर्जी, वो भी जो स्टोर्ड एनर्जी वो स्टोर कर रहा है वो भी चेंज होगा। तो हम नेक्स्ट बोल सकते हैं चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, और वो क्या होगा कि आपके कैपेसिटर के कैपेसिटेंस वैल्यू में चेंज होने के कारण आपका एनर्जी स्टोर होगा। तो हम इससे बोल सकते हैं हाफ ऑफ DC इंटू V प्लस dV स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ CV स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इनिशियली जो आपका कैपेसिटर था वो हाफ ऑफ CV स्क्वायर स्टोर कर रहा था। जब आपके वोल्टेज में वेरिएंस हुआ तो कैपेसिटेंस में वेरिएंस होगा, तो उसके कारण जो स्टोर्ड एनर्जी होगा वो डिफरेंट होगा। तो कितना एनर्जी आपका स्टोर हो रहा है, जो चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी है वो होगा हाफ ऑफ C प्लस DC इंटू V प्लस dV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर। अब अगर इसे हम
सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ सी प्लस डी सी, और वी प्लस डी वी स्क्वायर को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं वी स्क्वायर प्लस 2v dv प्लस dv स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ वी स्क्वायर डी सी प्लस सी वी डी वी प्लस वी डी वी डी सी प्लस हाफ ऑफ सी डी वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ डी वी स्क्वायर डी सी माइनस हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। तो अब देखा जाए हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर यहां कैंसिल आउट होगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम देखें कि अगर यहां पे देखते हैं अगर डी वी यानी डी वी या डी सी ये पहले से एक स्मॉल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अब डीवी इंटू डी सी, ठीक है, जैसे अगर मान लेते डीवी जो है वो आपका 0.5 वोल्ट है, डीसी जो है वो अगर 0.3 फैराड है, तो अब अगर हमें डीवी इंटू डीसी करना पड़े यानी कि 0.5 इंटू 0.3, तो ये कितना होगा 0.15, यानी कि जो इन दोनों का जो वैल्यू है इनका प्रोडक्ट उनसे भी कम हो जा रहा है। या फिर आप सिंपली अगर बोले डी वी स्क्वायर करें दैट मीन्स 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0.25, यानी कि ये 0.5 से भी कम हो जा रहा है। यानी कि जब स्मॉल क्वांटिटी को दो स्मॉल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो या किसी भी स्मॉल क्वांटिटी को आप स्मॉल क्वांटिटी कहने का मतलब जिसका वैल्यू 1 से कम है उसको स्क्वायर करो तो भी उसको अपने एग्जैक्ट वैल्यू से कम वैल्यू आता है। तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे ये जो क्वांटिटी है अगर हम नेग्लेक्ट कर के चलते हैं तो हम कह सकते हैं आफ्टर नेग्लेक्टिंग हायर वैल्यू हायर डिफरेंशियल वैल्यू तो आपका चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी वो हो जाएगा हाफ ऑफ वी स्क्वायर डी सी प्लस सी वी डी वी, ठीक है। और टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड अगर निकालना हुआ तो दैट विल बी क्या होगा, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है जो पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि बोल सकते हैं ना कि टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर डेवलप्ड प्लस चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी
ठीक है, तो हम लिख सकते हैं टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड is equal to total electrical energy input minus change in stored energy। तो जो टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है TD into d theta, that will be equal to total electrical energy input, that is equal to CV dV plus V square DC। ठीक है, माइनस चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी हमारे पास कितना है, हाफ ऑफ V स्क्वायर DC प्लस CV dV, ये माइनस में है। तो अब हम इसे लिखें तो हम लिख सकते हैं CV dV प्लस V स्क्वायर DC माइनस हाफ ऑफ V स्क्वायर DC माइनस CV dV। तो अब देखें तो ये दोनों कैंसल आउट होगा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, हाफ ऑफ V स्क्वायर DC, क्योंकि V स्क्वायर DC में से हाफ ऑफ V स्क्वायर DC माइनस होगा तो हाफ ऑफ डी स्क्वायर V स्क्वायर DC बचेगा। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि TD इंटू डी थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ V स्क्वायर DC। तो यहां से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ V स्क्वायर DC अपॉन डी थीटा। सबसे पहली चीज तो यहां पे आपको अपने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है वो मिल जाता है। साथ ही साथ आप यहां से देख सकते हैं कि जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर है। और हमने पहले डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होता है वो मेनली आप उसका वोल्ट मीटर बनाते हो, तो जो वोल्ट मीटर हम बनाते हैं तो जो वोल्टेज आपको मेजर करना होता है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो कि हमने अपने बेसिक में डिस्कस किया था कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां से हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू मिल जाता है। अब हम आगे बात करें तो कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम कंट्रोलिंग टॉर्क जो होगा TC दैट विल बी इक्वल टू TD। तो कंट्रोलिंग टॉर्क यहां पे है K थीटा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ V स्क्वायर DC अपॉन डी थीटा, ये हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। तो यहां से हम एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ थीटा निकाल सकते हैं हाफ ऑफ V स्क्वायर अपॉन K इंटू DC अपॉन डी थीटा। और यहां पे भी अगर आप देखो तो एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर जो थीटा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो हम इस केस से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा स्केल होगा वो नॉन लीनियर होगा। ठीक है, और ये आपका टॉर्क इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है। So students, we have achieved our second learning outcome, that is torque equation of electrostatic instruments, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.